हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मीनाक्षी चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और साथ में स्वच्छ भी होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, जिसकी परीक्षा आयोग द्वारा 31 मई से 15 जून के मध्य आयोजित की जाएगी, जिसमें अभी 4 माह शेष हैं, उस के संबंध में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि जो आखिरी अभी 4 माह शेष हैं उनको हम कैसे मैनेज करें और इन 4 महीनों में हमारी समग्र रणनीति क्या हो, साथ ही दोनों पेपर को साथ में लेकर किस तरह चलें और एक जो 40% मार्क्स है जिसकी प्रॉब्लम, चूँकि मैं राजनीति विज्ञान से हूँ तो राजनीति विज्ञान में तो ये प्रॉब्लम पिछली बार विषय में भी आई और अमूमन पिछली भर्ती परीक्षा का जो परिणाम आया उसमें देखने में आया कि बहुत सारे बच्चों के विषय में अच्छा स्कोर होने के बावजूद प्रथम प्रश्न पत्र की वजह से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए, जो कि बड़ा पीड़ादायक हो। तो मैं इन 3-4 बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत करती हूँ कि एक तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अपने जो टारगेट डिसाइड किया है उस पे बने रहना, मतलब अपने गोल पे भरोसा रखना। कई बार क्या होता है कि हम भटकाव की स्थिति में होते हैं और विशेषकर जैसे अभी अप्रैल में एसआई भर्ती का एग्ज़ाम होना है, तो अमूमन लड़कियां एसआई वगैरह बनना कम पसंद करती हैं। जो भाई लोग हैं उनको एसआई बनना बड़ा पसंद होता है, तो वो थोड़ा सा एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता जाता है तो दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि ये भी कर लेते हैं, इतना सा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 15-20 दिन एसआई की तैयारी भी कर लेते हैं। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो ऐसी गलती नहीं करें। आपने बहुत सोच समझ कर ये फर्स्ट ग्रेड बनने का निर्णय लिया होगा और आप प्लीज़ इस पर अडिग रहें, अपने निर्णय पे भरोसा करें और अच्छे से इसी में लगे रहें, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि हम एक परीक्षा की तैयारी करते करते उसके साथ में अन्य परीक्षा की तैयारी भी कर लें या उसको भी क्रैक कर लें। हाँ, कोई बहुत ब्रिलियंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पिरेंट्स होते हैं तो अलग बात है। मेरे जैसे सामान्य के लिए तो बेहद मुश्किल है और मैं जब बात कर रही हूँ तो मैं अपने लेवल को ध्यान में रख के ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सामान्य बुद्धि की स्टूडेंट हूँ इसलिए तो मेरा तो यही कहना है कि आपने निर्णय ले लिया है तो इस पर फोकस रहना, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी भटकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, मुझे मालूम है आप में से अधिकांश इस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अगर निर्णय ले लिया है तो उस पर अडिग रहना, भरोसा रखना। दूसरा, माइंडसेट अपना बहुत क्लियर रखना, क्योंकि वर्तमान जो दौर है उसमें आरपीएससी के पेपर हैं वो अच्छे लेवल के आ रहे हैं, व्यापक भी आ रहे हैं, डेप्थ में भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अपना माइंडसेट यही रखना है कि पेपर है वो टफ ही आएगा और हमें उस अकॉर्डिंग ही तैयार रहना है। किसी से सिंपैथी एम्पैथी अर्जित नहीं करनी है, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि अंतिम रूप से जब हम शिकायती मोड में होते हैं तो इससे हमारी एनर्जी का ही लॉस होता है। लोग हमें तात्कालिक समय में सांत्वना दे देते हैं, लेकिन अल्टीमेट रूप से उनका हमें कभी फ़ायदा नहीं रहता। तो इसलिए आप अच्छा माइंडसेट रखें और यही रखें कि पेपर है वो टफ ही आएगा, ताकि हम अपने आप को उस अकॉर्डिंग सेट कर सकें। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओगे और आपको पहले से पता है कि पेपर तो टफ ही आना है, लेंदी ही आना है, तो फिर आपको पेपर मैनेज करने में ज़रा सी दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की आपको घबराहट नहीं होगी और आप आसानी से पेपर को मैनेज कर लेंगे। अन्यथा होता क्या है, लोग कह देते हैं इस बार ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा आरपीएससी ऐसा पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि सरल से चीज़ें कठिन की ओर ही जाती हैं और
आगे भी भविष्य में भी सरल से कठिन की ओर ही जाएंगी। तो आप अपने माइंड को जिस लेवल का बना लेते हो उस लेवल पर आप पहुंच जाते हो, क्योंकि अंतिम रूप से अगर हम चीज़ों को सोच लेते हैं तो फिर हम वो करने की स्थिति में भी आ जाते हैं। इसलिए माइंडसेट अपना क्लियर रखें, ये बहुत ज़रूरी है वर्तमान की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि बहुत साहसी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब डर है, शंकाएँ हैं, वो बच्चे मुझे लगता है कि थोड़े यहाँ पे कमज़ोर साबित होंगे वर्तमान का जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का पैटर्न है, क्योंकि कंपटीशन बहुत क्रूर है। वहाँ पे कोई दया नहीं चलेगी, वहाँ पे कोई करुणा नहीं है, सिंपैथी एम्पैथी इनका कोई रोल नहीं है। अंतिम रूप से यहाँ पे सर्वाइवल द फिटेस्ट है। तीसरा, मैं सामग्री पे बात करना चाहूँगी। अब चूँकि आप गजेटेड अधिकारी बनने जा रहे हो, बहुत समझदार आप हो और आप अपने निर्णय लेने में खुद बहुत सक्षम हैं ऐसे में, और आपने व्याख्याता बढ़ने का निर्णय भी चूँकि बहुत पहले ही ले लिया होगा, जब से भर्ती आई या फिर 1-2 अटेम्प्ट आप दे भी चुके होंगे। तो सामग्री तो देखिए, मुझे लगता है कि मैं मान कर चल रही हूँ कि आपकी फिक्स हो गई होगी। अब इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है और आप जितना हो सके उस पर भरोसा करें और जितना हो सके उसको समग्र तरीके से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कोई भी अब यहाँ पे आप सामग्री कंटेंट चेंज करने का निर्णय लेते हो, कोई आपको सजेस्ट कर देता है मार्केट में ये नए नोट्स आ गए, मार्केट में ये गाइड आ गई, तो उसके चक्कर में प्लीज़ नहीं पढ़ें, क्योंकि नई किताब के साथ जाना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट काम होता है। जो कुछ सामग्री आपके पास पहले से हैं, आप उसके साथ बहुत फेमिलियर हो चुके होते हैं, आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ आपने खुद ने ऐड की है, कौन सा तथ्य कहाँ पे है, कौन से कंसेप्ट वगैरह जो भी हैं, अभ्यास है, आप कितना पेन से उस बुक में काम करते हो आपको पता ही होता है। नई बुक के साथ जाते हो तो आपको 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक तो उसमें से कुछ नहीं होना है, क्योंकि तब तक आपको ये नहीं पता होगा इस चीज़ में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इस चीज़ से बचना, सामग्री आपके पास जो है निश्चित। हाँ, नए बच्चे हैं जो अभी अध्यापक भर्ती परीक्षा से फ्री हुए हैं और जस्ट अभी उन्होंने आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने का सोचा है, तो 8-7 दिन हो गए, उन्होंने भी अपनी सामग्री फिक्स कर ली होगी, या नहीं करी है तो कोई भी जैसे 10-11 सेगमेंट है प्रथम प्रश्न पत्र में, तो वहाँ से किसी के भी एक चीज़ें उठाई, या तो बुक हो सकती है, नोट्स है, जो भी है, आप जो भी सेलेक्ट करें वो निर्णय आपका ही होना चाहिए और बहुत समझदारी भरा निर्णय होना चाहिए, क्योंकि इस समय सामग्री बहुत मैटर कर रही है और ये बहुत कन्फ्यूजिंग कर रही है इस वजह से। अगला मेरा जो बिंदु है वो है रिवीजन को लेकर। चूँकि आप गजेटेड अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो सीरियस और गंभीर अभ्यर्थी हैं 3 से 4 बार तो उनका रिवीजन हो ही गया होगा, और अगर नहीं हुआ है और आगे अभी 4 माह शेष हैं, 1-2 बार ही आपका रिवीजन हुआ है या पहले का आपका पढ़ा हुआ है, तो आगे कोशिश करें कि 2-3 बार ठीक से रिवीजन कर लें। और रिवीजन में कोई शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि शॉर्टकट अगर आप अपनाओगे तो ठीक है, आपकी रिवीजन की काउंटिंग तो बढ़ जाएगी, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और वहाँ पर प्रश्न देखोगे तो वो सॉल्व नहीं होंगे, भले ही आपके रिवीजन कम हो जाएं, लेकिन मतलब रिवीजन आप इस तरह से करना कि आपके उस जो टॉपिक है उसके अच्छे खासे डेटा याद हों, कंसेप्ट याद हों उसमें से, और आप उसके PYQs वगैरह ठीक से सॉल्व, ताकि आपका 360 डिग्री टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। मैं जब रिवीजन करती थी या पढ़ती थी तो मेरा शुरू से लेके और टिल एग्ज़ाम तक ये रहता था कि जितना मेरे पास कंटेंट है, जितनी सामग्री है, मैं उसमें से एक भी पन्ना या कोई भी लाइन स्किप नहीं करती थी। मैं शुरू से जीरो से लेकर आगे तक टॉपिक एंड होने तक मैं उसको पूरा पढ़ती थी, कहीं से कुछ भी मिस नहीं करती थी। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे कोई भी है ना, हम भूलने की स्थिति में नहीं आते और हमारे सारा पढ़ा हुआ याद होता है, और इससे जो एलिमिनेशन मेथड है वो बहुत काम करता है एग्ज़ाम हॉल के दौरान। हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ नहीं है, तो फिर हम उस मेथड को अपनाते हैं, तो फिर वहाँ से हमारे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप रिवीजन
में शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। हाँ, आप जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा, इसमें होता है कि हमारी स्पीड बढ़ने लग जाती है, स्पीड बढ़ती है, फोकस्ड बढ़ता है, हमारा तरीका है उसमें सुधार होता है, हम बाहर की चीज़ों से मतलब डिस्ट्रैक्ट होना हमारा माइंड है वो कम कर देता है। तो इन चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि फैक्ट देख लिए, ये चीज़ छोड़ दी, वो छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बेवकूफ़ी भरा होगा। अगला एक ये 40% का जो है, और ये विशेषकर जो समस्या आती है वो मानविकी के अभ्यर्थियों के समक्ष अधिक आती है। क्योंकि मैं भी आर्ट्स से ही रही हूँ, तो मुझे पता है कि हम लोगों की जो समस्या होती है वो मैथ्स होती है, साइंस होती है। और करंट की हमें ये आदत होती है कि हम एग्ज़ाम टाइम में उसको तैयार करना बेहतर समझते हैं। और एक थोड़ा सा, चूँकि अधिकांश अभ्यर्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, तो परंपरागत रूप से हमारी जो इंग्लिश है वो कमज़ोर रहती है। तो फिर इन भागों में अगर हम इनके 20 क्वेश्चन हटा दें तो हमारे लिए करने के लिए क्वेश्चन केवल 55 रहते हैं, और 55 में 30 हमें एनी हाउ ठीक करने हैं। अब 55 में आपको ही पता है कि 30 के 30 तो ठीक, 55 के 55 तो कभी ठीक नहीं होते। हमारे 15-20 क्वेश्चन, 10-1 तो हम अटेंड ही नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं, 10-15 गलत हो जाते हैं। फिर वो आंकड़ा हमारा आ जाता है 27-28, मतलब 25 से 30 के बीच में हम कहीं ना कहीं लटक जाते हैं, और फिर वो हमारे रिग्रेट है वो चलता रहता है, काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। कई बार ये रिग्रेट अगर हम दोबारा अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते तो ये लाइफ टाइम के लिए रह जाता है। तो आप इन सब से बचने के लिए जो विशेषकर ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी, क्योंकि साइंस वालों का तो ये होता है कि वो मैथ कर लेते हैं, साइंस कर लेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी कर लेंगे, इंग्लिश भी कर लेते हैं, और उनके पास पता नहीं कौन से ऐसे तरीके होते हैं कि वो राज्य व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको भी बहुत टेक्निकल तरीके से तैयार करके वो अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। उनका तो 45-50 उनके लिए थोड़ा नॉर्मल होता है, और आजकल ज़्यादा टफ आ रहे हैं तो 40 तक वो ईजी गोइंग पहुँच रहे हैं। और वहीं आर्ट्स का अभ्यर्थी वो सीधा उनसे 10-15 क्वेश्चन पिछड़ रहा है। तो इसके लिए जहाँ तक मुझे समझ है, मैं ये मानती हूँ अभी भी कि आपके जो मजबूत भाग है, जैसे आप लोगों के बेस्ट पोर्शन होंगे इसमें हिस्ट्री का, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट का, और हिंदी के क्वेश्चन है वो आप 5 के 5 ठीक कर सकते हो। ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग होती है, 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8-9 आप आराम से ठीक कर सकते हैं। एक आप करंट वाले भाग को तैयार करेंगे ठीक तरीके से तो उसमें भी 6-7 क्वेश्चन होने के, अतः आप ये जो पीछे का बचा हुआ जो आपके लिए सूटेबल पार्ट है 55-60 वाला, वहाँ पे आप अधिक फोकस्ड करें। और जो आपका कमज़ोर भाग है, जैसे साइंस का है, मैथ्स का है, साइंस तो फिर भी कर ली जाती है, मैथ वाला नहीं हो पाता, क्योंकि 10th के बाद हमने छोड़ दी और अब करने का मन ही नहीं करता, और मन करता है तो उसमें हमारा दिमाग ही नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। तो ये सिचुएशन मेरे साथ है, इसलिए मैं आप लोगों से भी साझा कर रही हूँ। मैंने जब फर्स्ट ग्रेड दिया था तो मैथ बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन मेरे टाइम मतलब मैंने 2022 में परीक्षा दी थी, तो उस समय अब जो पेपर आ रहे हैं उतना टफ तो नहीं आ रहा था, तो इसलिए मेरे मतलब मैथ को कम्प्लीटली छोड़ देने के बाद भी 40-41 क्वेश्चन ठीक हो गए थे, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आप लोग हैं जो प्रश्नावली आपके फेवर की हों, प्लीज़ वो ज़रूर करना, ताकि मतलब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग मैथ के, तो कम 2-3 क्वेश्चन तो आपकी वहाँ से ठीक हों। 3-4 करने की स्थिति में तो आप आ जाओ, 2-3 क्वेश्चन आप साइंस वाले से कर लो, तो जो 15 क्वेश्चन हैं उनमें से अगर आपके 6-7 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तो आप बहुत फ़ायदे में होते हो, आप इस फेर में नहीं उलझते हो फिर। और ये मतलब आपके विषय की बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद ये वाला नियम है, अगर आप इसमें उलझ देते हो तो सारा मामला चौपट हो जाता है। इसलिए आपका जो मजबूत पार्ट है उसको और मजबूत करें, और जो कमज़ोर पार्ट है उसको ठीक लेवल पे लाने का, मतलब आप वहाँ से औसत मार्क्स तो आप प्राप्त कर सकें, ऐसा पक्का प्रयास करना। और आगे मैं बात करूँगी कि जो मतलब साथ लेके कैसे चलें दोनों पेपर्स को। तो ऐसी गलती आप
मतलब साथ साथ पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि हम सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, या ऐसा सोच लेते हैं कि सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं, बाद में जीके वाला पोर्शन तैयार कर लेंगे। अभी जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अध्यापक भर्ती परीक्षा दी होगी, तो अध्यापक भर्ती परीक्षा जिन्होंने दी है उनको ये लग रहा होगा कि फ़र्स्ट पेपर तो अमूमन हमारा तैयार है, सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। आप प्लीज़ ऐसी गलती न करना, क्योंकि हम जिस चीज़ को छोड़ देते हैं धीरे धीरे वो हमारी मेमोरी से आउट होता जाता है। इसीलिए आप दिन में जो भी अपने पढ़ने के आवर्स निकाल रहे हो, 12-13 घंटा, 14-15 घंटे, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ये व्यक्तिगत है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 17-18 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, 10 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अपनी अपनी संभावनाएं हैं और अपने अपने तरीके होते हैं, तो आप दोनों को साथ लेके चलें। ये कर सकते हैं कि जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि उसमें जस्ट डबल क्वेश्चन है, और जो सिलेक्शन की सबसे अधिक संभावना होती है वो आपको ही पता है। फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन है वो विषय पे बेस्ड ही होता है, लेकिन इस वाले भाग को भी आप साथ लेके चलना, चाहे 4-5 घंटे ही पढ़ना डेली। और इसमें आप, मुझे लगता है एक काम करना, जैसे आपके जो चॉइस वाला पोर्शन है तो आप उसको भी साथ लेके चल सकते हो, 2 भागों में पढ़ सकते हो उसको। और जो कमज़ोर पोर्शन है, जैसे मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज़ वाले एस्पिरेंट्स की, तो उसमें वो जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैनेजमेंट है, इस वाले सेक्शन को भी साथ रख सकते हैं। और साथ में वो जैसे आधा 1 घंटा, 1-1.5 घंटा डेली है वो मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, जो राज्य व्यवस्था वाला सेक्शन है, क्योंकि उसके जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो टफ आते हैं और उनमें भी ठीक हो नहीं पाते हैं, और थोड़ा सा करंट वगैरह पर फोकस करेंगे तो ये वाला पेपर आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका ढंग से प्रिपेयर हो गया। सब्जेक्ट भी आपका साथ साथ तैयार होता जाएगा और फर्स्ट पेपर भी। आप पे मतलब एग्ज़ाम के समय कोई लोड नहीं आएगा कि ये पार्ट छूट गया, ये रह गया, ये मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। और आगे मैं जो बात करना चाहती हूँ वो ये कि आप निर्णय देखिए, जो भी है, चाहे आपके शिक्षक हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके घर वाले हो, कोई भी हो, अंतिम रूप से अपनी सामग्री निर्माण में, अपने पढ़ने के तरीकों में, अपने पढ़ाई के घंटे मैनेज करने में, अपने दोनों पेपर को मैनेज करने में, टेस्ट सीरीज के मामले में, कोचिंग के मामले में, या परीक्षा के दौरान और भी कोई आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी से मार्गदर्शन ले सकते हैं। किसी से प्रभावित होके या किसी के प्रेशर में आके आप अपने तौर तरीके, मतलब पढ़ने के तौर तरीके, पढ़ने के, समझने के, याद करने के और अभ्यास करने के, ये बिल्कुल मत बदलना। क्योंकि हम जो होते हैं वो एक्चुअल में होते हैं और उसमें हमारी संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, लेकिन जो हम बनने का प्रयास करते हैं उसमें हम कुछ दिन तो हम कृत्रिम बन सकते हैं, लेकिन फिर हमारा सबका एक काम करने का, पढ़ने का, सबका एक स्टाइल होता है। और जब हम उसको छोड़ के किसी और कोई अपना आदर्श है उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें लॉस होता है। और वो लॉस हमें अब समझ नहीं आके बहुत बाद में समझ आता है, और फिर ये रिग्रेट होता है कि काश उस समय ये कर लिया जाता ये। तो प्लीज़ आप, मुझे पता है ऐसे मत सोचना मैं कोई बहुत ज्ञान दे रही हूँ, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप स्वयं अपने निर्णय लेना कि अगर आपका, जैसे टेस्ट सीरीज़ के मामले में अगर मैं बात करूं तो जैसे किसी का, मेरा ये मानना है कि 3-4 बार अगर कोर्स हो चुका है तो फिर वो बच्चे हैं वो टेस्ट सीरीज की तरफ जा सकते हैं। अन्यथा 1-2 बार ही अभी सिलेबस हुआ नहीं है, नए नए अभी तैयारी करने शुरू की है, और फिर अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप बताइए कि आपके मार्क्स कम आएंगे, आप केवल और केवल डिमोटिवेट होंगे।
तो अगर आपका सिलेबस 4-5 बार बहुत अच्छे से हो गया तभी आप टेस्ट सीरीज की ओर मूव करना, अन्यथा आप PYQs के माध्यम से या फिर PYQs, ये दिशा 2020 वाली किताब आती है जिसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है आए हुए क्वेश्चंस के साथ में, तो आप उससे बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आप ये जैसे मैं ऐसा करती थी और मुझे इसका बहुत फ़ायदा होता था, आप करके देख सकते हैं। जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आए हुए वो PYQs आप देख लीजिए, आप देखोगे और आप PYQs जैसे ही सॉल्व करोगे उसके बाद आप अपना कंटेंट पढ़ोगे तो आपका ध्यान उस ओर अधिक जाएगा कि मुझे किन चीज़ों पे अधिक फोकस करना है और किन चीज़ों को थोड़ा ठीक है लाइट मोड में भी रख के चला जा सकता है। तो आप कोई भी सेगमेंट जब पढ़ रहे हो तो उससे पहले उससे संबंधित PYQs ज़रूर देख लें, ताकि आपको इससे पढ़ने में बहुत फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा फोकस्ड होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे और ज़्यादा ध्यान आपका उन चीज़ों की ओर जाएगा जहाँ से RPSC सर्वाधिक क्वेश्चन है वो पुटअप करती है। अब मैं चूँकि राजनीति विज्ञान विषय से हूँ तो मैं राजनीति विज्ञान विषय में, आपको पता है कि उसमें जो पिछली बार 219 सीटें वैकेंट रही थी वो सीटें ऐड हो चुकी हैं और सीटें 350 से बढ़कर 569 हो चुकी हैं, जो कि राजनीति विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है। तो आप लोग दम लगा के तैयारी करना, और मैंने पिछले 3-4 वीडियो के माध्यम से बता भी दिया है कि किन किन भागों पे अधिक फोकस करना है। जैसे बैरेक्ट को बहुत अच्छे से करना है, इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स को अच्छे से आप पढ़ लेना, कहीं से भी एक एक जगह एक एक बुक से। इसके अलावा जो नए सेगमेंट जोड़े हैं उनसे मुझे लगता है कि उनके आपके जो कंसेप्ट हैं, जो थ्योरी हैं, मॉड्यूल हैं और जो पैराडाइम है, उनको आप अगर उनकी अवधारणात्मक समझ अच्छे से बना लेते हैं तो वहाँ 40% में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाले सेक्शन में, उनको आप ठीक कर लेते हैं। तो ऐसे करके अगर आप स्मार्ट तरीके से दोनों पेपर को मैनेज करके चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको व्याख्याता बनने से कोई रोक सकता है। अंतिम रूप से आप अपने आप पे भरोसा रखिए। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, अभी देखिए 4 महीने बचे हैं और 4 महीने में दरअसल होता क्या है कि जो नौकरी कर रहे हैं, मैं भी नौकरी करती थी, तो उनके सामने समस्या आती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो मुझे लगता है कि आप महीने भर और स्कूल वगैरह, ऑफिस वगैरह जाके बाद में छुट्टी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास छुट्टियां हैं तो ठीक है, नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेतन कटेगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। जीवन में रिस्क लेना सीखिए। रिस्क का बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि अमूमन व्यक्ति ऊपर की ओर ही जाता है, और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से हमेशा उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें। भारतीय संविधान का जो मूल कर्तव्य है उसमें 9वां मूल कर्तव्य भी यही है, इसलिए रिस्क उठाना सीखिए क्योंकि इसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत हैं। ठीक है, आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और अगर कोई दिक्कत हो और आपको लगे कि मैं कोई आपकी सहायता कर पाने में आपको ठीक लगूं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी चौधरी। वहाँ आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मुझसे जो होगा, मुझे जितनी समझ है, जितना अनुभव है, उनके आधार पर मैं आपको ठीक सलाह देने का प्रयत्न करूँगी, प्रयास करूँगी। ठीक है, बाय।